आज हम स्विक्स को इसको कंक्लूड करेंगे और इसका यानी जो नाम है स्विक्स का एक मरतबा फिर हम दोहराएंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, यानी क्लास 6 की जो स्विक्स है बुक, इसका चैप्टर 9 असल में पढ़ना है। लेकिन ये अगर हम ओवरऑल बुक को देखेंगे तो इट इज़ द 10th चैप्टर, क्योंकि पंचायत राज के 2 हिस्से हैं, तो इस हिसाब से इसका ये 10वां सबक है। तो आज हम यहाँ पर अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने रूरल लाइवलीहुड के बारे में बात की है। तो वहाँ पर मैंने एक शायद कन्फ्यूजन में मैंने आपको कहा कि इंडिया में 6000 गांव हैं, इंडिया में 6 लाख गांव हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिटीज़ की अब बात करेंगे हम, तो अब हम सिटीज़ को भी देखेंगे कि कितने टाउन्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी बहुत आज बात होगी। तो यहाँ पर मुझे वो बात भी याद आ गई कि पुराने लेक्चर में मैंने शायद 2-3 मरतबा 6000 का, हालांकि 6 लाख है असल में वो, ठीक है। तो अर्बन लाइवलीहुड्स का मतलब क्या है? यानी लाइवलीहुड का मतलब होता है कि डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग लिविंग, यानी इंसान जो अपना काम काज करता है अपना घर चलाने के लिए। मैंने बारहा आपको कश्मीरी में भी इसको समझाया, कशिर पर वनान अत ओज़ कमाउन, वेरी गुड, इन सिटीज़ एंड टाउन्स, यानी सिटीज़ और टाउन्स की आज हम बात करेंगे कि वहां पर लोग कैसे ये कश्मीरी टर्म इस्तेमाल फिर करेंगे कि ओज़ कत शहरन मज लुक कमावन, इस पर आज हम बात करेंगे। क्लियर? यानी काम काज जो लोग करते हैं घर बार चलाने के लिए शहरों में किस तरह से होता है। देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स, तो 5000 गांव, ये 5000 ये टाउन्स हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, तो 6 लाख गांव हैं। तो अब बात क्लियर आ गई आपको। एंड 27 बिग सिटीज इंडिया, और 27 इंडिया में मेट्रोपोलिटन यानी बड़े शहर हैं, बहुत बड़े शहर जिनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है। बिग सिटीज लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा, इस तरह के बड़े शहर हैं, और ये 27 के आसपास है, 27 है। have more than a million people living and working here, और इन शहरों में यानी 27 के आसपास जो बड़े शहर हैं इनमें 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग यहां आबाद हैं 27 शहर में। और अब आप यहां पर जब आप बात करेंगे कि 5000 इस तरह के शहर, इससे बड़े छोटे, ठीक, तो कितने लोग शहरों में रहते हैं? तो हैवीली कंजेस्टेड एरिया होता है ये, यानी जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, इस वजह से यहाँ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे चलकर आपको ये टर्म भी समझ आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं। गांव के मुकाबले में डेंसिटी बहुत ज़्यादा लोगों की होती है यहाँ। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, इसीलिए हम कहते हैं कि जब जहाँ लोग ज़्यादा हो तो वहाँ काम भी ज़्यादा होते हैं और एंगेजमेंट्स भी ज़्यादा होती है, तो दिन रात लोग वहाँ टहलते रहते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है, ये एक आम तौर पर एक कहावत के तौर पर हम कहते हैं कि ये ज़रबुल मिसल के तौर पर कि शहर कभी सोते नहीं है, शहर कभी सोते नहीं। हालांकि लोग सोने जाते हैं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग टाइमों पर अपना उन्होंने टाइम सेट किया हुआ होता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटीज एंड हाउ द सिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लिवलीहुड टू द पीपल। अब हम उसी पर बात करेंगे कि ये शहर जो है किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं अपना दिन का काम काज किस तरह से करते हैं, किस तरह से कमाते हैं, खाते पीते कैसे हैं। इन सिटीज एग्रीकल्चर इज नॉट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। पहले ये बात की गांव से मुख्तलिफ इसमें यह है कि यहाँ के लोग फार्मिंग नहीं करते हैं, ये एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता नहीं होते हैं। सिटीज डिपेंड ऑन विलेज फॉर फार्म प्रोड्यूस, और जो भी उनको अनाज वगैरह चाहिए वो गांवों पर डिपेंड करते हैं, शहरों में नहीं उगता है कुछ भी, ना उगाते हैं लोग। अनलाइक विलेजेस पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इज वेरी हाई, ये पहले भी बात की मैंने पॉपुलेशन की, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहां होती है। पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट कंडीशंस, और चूंकि लोग बहुत बसते हैं इसलिए जो वर्क कंडीशंस और लिविंग कंडीशंस लोगों की है, यानी रहने सहने की जगह जो लोगों की है, काम काज करने की जगह भी है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। कुछ लोग तो बड़े आलीशान जगहों पर काम करते हैं और कुछ लोग बहुत ही मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारते हैं, यानी एक्सट्रीम्स आप यहां देखेंगी, समझ रहे हैं। गांव में तकरीबन नॉर्मल होता है, ना यहां ज्यादा एक्सट्रीम होता है, ना ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। लेकिन शहरों में यह फर्क होता है कि शहरों में
कुछ की ज़िंदगी बड़े आरामदेह होती है और कुछ की बहुत अजीरन होती है, बहुत मुश्किल होते हैं उनकी ज़िंदगी से। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, आगे चलकर आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ वर्क कंडीशंस लाइक स्ट्रीट्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, क्लिनिक्स, गोडाउन्स एंड रेजिडेंशियल हाउस। अब यहाँ लोग जो काम करते हैं उनके जो माहौल के हिसाब से कि किस माहौल में काम करते हैं, किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, किन कंडीशंस में, किन हालात में काम करते हैं, उनमें हमें स्ट्रीट्स भी मिलते हैं, यानी गली कूचों में लोग वहां मेहनत मशक्कत करते हैं। और इसी तरह शॉप्स में करते हैं, दुकानों में होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, क्लिनिक्स में काम करते हैं, गोदामों में काम करते हैं, और इसी तरह रेजिडेंशियल हाउसेज में भी लोग काम काज करते हैं, घरेलू काम। समझ रहे हैं? यानी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके हैं और मुख्तलिफ वर्क कंडीशंस हैं, यानी वहां उनके हालात भी मुख्तलिफ होते हैं। People are engaging in different activities such as rickshaw pulling, salespersons, vendors, shopkeepers, casual workers, service providers, employees, business persons, etc. अब अगर आप शहर जाएंगी कभी तो वहां पर जो लोग आपको मिलेंगे मुख्तलिफ कामों के साथ एंगेज होंगे। मिसाल के तौर पर वहां रिक्शा चलाने वाला भी आपको मिल जाएगा और एक कैजुअल वर्कर भी मिलेगा, एक रेडीबान भी आपको मिलेगा और एक शॉपकीपर भी आपको मिलेगा, एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी अपने उसमें ऑफिस में मिलेगा और एक चपरासी भी जो है उसके दरवाजे पर मिलेगा। तो हर तरह के काम काज करने वाले लोग आपको वहां नजर आएंगे। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, अब हमने यहां पहले पढ़ा कि स्ट्रीट्स पर भी लोग काम करते हैं, तो वो किस तरह से, गली कूचों में किस तरह से लोग काम करते हैं। इन सिटीज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क ऑन द स्ट्रीट्स, बहुत ज्यादा इनकी तादाद होती है। सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी, ये अकेले अहमदाबाद गुजरात का एक बहुत मशहूर शहर है अहमदाबाद, वहां की एक सर्वे की गई तो 12% जो वर्कर्स हैं, यानी हर 100 में से 12 लोग स्ट्रीट पर ही काम करते हैं वहां उस शहर में। समझ रहे हैं? यानी बहुत ज्यादा लोग। अब मान लीजिए कि वहां 10 लाख नहीं 5 लाख लोग, अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है, तो आप 5 लाख ही तस्वीर कीजिए, तो 5 लाख का 12% बहुत होता है। ये तो मतलब ये 60,000 के करीब लोग जो है सड़कों पर काम कर रहे हैं। इट्स नॉट एन इजी, मतलब 1 लाख के करीब लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, गलियों में काम करते हैं। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड ए सर्विस। काम क्या ये करते हैं, ये या तो ये छोटी मोटी चीजें वहां बेचते हैं या कोई रिपेयरमेंट का काम करते हैं, चीज़ों का रिपेयर करते हैं। मसलन प्रेशर कुकर संभालने वाले होते हैं, छतरी संभालने वाले होते हैं, वो तालों की चाबियां बनाने वाले होते हैं और बूट पॉलिश करने वाले होते हैं। मतलब ये इस तरह के छोटे छोटे काम बेचारे, मेरा मतलब उनके काम को छोटा कहना नहीं है, यानी काम का जो दायरे कार है उस हिसाब से मैं छोटा कह रहा हूं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वर्क, एवरी टाइप ऑफ वर्क इज जिसको हम कहते हैं इज्जत के काबिल होती है। हम छोटा इसलिए कह रहे हैं, छोटे का यहां मतलब है कि हुजूम के एतबार से वो काम बहुत मतलब महदूद पैमाने पर होता है। एक बेचारा जो रेडी पर काम करने वाला होता है तो वो रेडी तक ही महदूद उसका काम होता है, उस पर वो 4-5 चीजें उसकी जो है मोजे होते हैं, टोपियां होती है, तो वो उनका काम करता। तो उस एतबार से मैं छोटा कह रहा हूं कि मैं काम को छोटा नहीं कह रहा हूं, ये बात याद रखिए। और किसी के काम को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम जिसको हम समझते हैं वो भी उस जो छोटा वाला काम करता है उस पर डिपेंड करता है। लिहाजा काम छोटा नहीं होता है, काम का जो तरीकाकार होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है। बात समझ आई? ओके, तो यानी छोटे मोटे काम करते हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि मैं छोटा मोटा क्या कह रहा हूं। दे वर्क ऑन देयर ओन, वो अपना काम करते हैं, खुद से काम करते हैं, किसी के वो मतलब तनख्वाहदार नहीं होते। दे आर नॉट एम्प्लॉयड, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती है, वो किसी के मुलाजिम नहीं होते हैं बाय एनीवन, एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। क्योंकि जब किसी के मुलाजिम नहीं है तो अपना काम खुद संभालना होता है। तो कितना एक आदमी अकेला कितना संभाल, तो इसी एतबार से आपको छोटा आप समझ आ जाएगा। क्लियर? दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वायर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स। उनको यह भी देखना होता है कि किस तरह से परचेजिंग करनी है, कितनी करनी है, और अपने दुकान कहां लगानी है। वो दुकान लगाते हैं दिन भर और शाम को फिर उसको दुकान को बढ़ाते हैं, दुकान को बंद करते हैं। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, लिहाजा उनकी दुकान भी टेम्परेरी होती है। समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी ए कैनवास शीट हंग अप ऑन ए फ्यू पोल्स।
हम देखते हैं कि वहाँ उन्होंने कुछ छतरी लगाई होती है या कुछ कैनवास का शीट लगाया होता है या नीचे कुछ चटाई बिठाई होती है, उस पर कुछ चीज़ें रखी होती है। बहुत आप तो यहाँ भी आप जब कभी अनंतनाग जाती हो तो वहाँ हम देखते हैं ये सड़कों पर, तो इस तरह का उनका दुकान होता है या रेडी वाला होता है, तो उसने रेडे पर सजाया होता है, वो मूंगफलियां या मकई की कुछ मतलब इस तरह के वो बेचते हैं। तो छोटी मोटी दुकान हर दिन लगाते हैं, हर दिन उसको बंद करके चले जाते हैं फिर घर। They may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement. यही मैंने कहा कि उन्होंने कोई प्लास्टिक का शीट लगाते हैं, कुछ भी थर्माकोल बिछा के, चटाई बिछा के वहां पर अपना डेरा लगाते हैं, या अपनी खाट उनकी होती है, रेडी होती है, तो उस पर अपनी दुकान सजाते हैं। Often workers who make a living on the streets are forced to set up their homes on the streets as well. अब ये लोग अगर दूर से काम करने के लिए यहां आए हों, मिसाल के तौर पर यहां का कोई शख्स जो है अब दिल्ली में काम करता है, अब चूंकि उसने वहां रेडी लगाई है, अब शाम को कहां जाएगा? उसी स्ट्रीट पर ही होता है, समझ रहे हैं। और बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्ट्रीटों पर ही दिन भर काम करते हैं और शाम को उसी स्ट्रीट पर सो जाते हैं। तो ये वर्क कंडीशन उनकी बहुत बहुत डिफिकल्ट होती है। देयर आर ऑलमोस्ट 1 crore street vendors in the country working in urban areas. 1 crore वेंडर, इस तरह के 1 करोड़ लोग इंडिया में काम करते हैं स्ट्रीट्स में। 1 करोड़ लोग, ये कोई छोटी मोटी पॉपुलेशन, कुछ ममालिक की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। Street vending was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. आमतौर पर अभी इसके बारे में सोचा जाता था कि ये लोगों को तंग करते हैं, परेशानी है, सड़कों पर होते हैं ये, तो इससे परेशानी होती है, ये आम ख्याल होता था लोगों का। और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके साथ थोड़ी बहुत, हम ज्यादती तो नहीं करेंगे, इनके साथ सख्ती करते थे। तो इस तरह से सख्ती की जाती ताकि आम लोग जो राहगीर होते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन however with the effort of many organizations it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं कि सबको हक मिला, इकोनॉमिक जो वहां पर एस्पेक्ट इंसानों का है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो आप जब आप किसी को कमाने की जगह फराहम नहीं करते हैं तो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात ही छोड़िए फिर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर काम किया और उन्होंने ये बात, हमें पता है कि गवर्नमेंट को हम बहुत सारी बातें समझाते भी हैं, तो उनको ये बात समझाई गई कि जो आप इसको नौसेंस समझते हैं, जो ये आप हिंड्रेंस समझते हैं, ये बहुत सारे लोगों का पेट पालते हैं। तो 1 करोड़ लोगों को तो आप यूं ही नहीं मतलब समझेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है। इनका तो या तो इंतजाम करो ठीक ठाक से, इनको काम दो, वरना वहां पर काम करने दो जहां ये कर रहे हैं। तो इस तरह से अब इस चीज को भी देखा जाता है। अब उस तरह का सख्ती इनके ऊपर नहीं होती है जिस तरह पहले हुआ करती थी। The government is thinking about modifying the law that banned street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. अब गवर्नमेंट इस तरह का कानून चाहती है कि एक तो ये मार्केट भी बचा रहे, ये जो स्ट्रीट मार्केट है ये भी बचा रहे और लोगों को भी तकलीफ ना हो। तो इस तरह के कानून में वो तब्दीलियां चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये बात समझती है कि लोगों को कुछ ना कुछ कमाने के लिए जरिया होना चाहिए। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज। इस वजह से जो हॉकर्स, उनका एक जोन बनाया जाए, ये आमतौर पर सजेशंस आती हैं कि वहां पर यही लोग काम करें। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि अगर हम एक खास एरिया को हॉकर जोन करार दे देंगे, जरूरी नहीं है लोग वहां खरीदने जाएं, समझ रहे हैं। तो फिर उनका तो फिर भी परेशानी है। इस वजह से इसको एडजस्ट करना और इस तरह से कर पाना, ये थोड़ा बहुत कारेदार वाला मामला है, इसमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them. अब चूंकि गवर्नमेंट अगर इस पॉलिसी को देख रही है तो एक मसला ये भी इस वीक का एक सेंस ये भी कहता है कि जिन लोगों के बारे में आप फैसला कर रहे हैं उनकी भी बात सुनी जाए, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से चाहते हैं। लिहाजा उनको भी इसमें शामिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें पता है डाइवर्सिटी हम पहले से पढ़ते आए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की हालत मुख्तलिफ होती है। तो ये डाइवर्सिटी है, तनू है, तो इसको हमें साथ लेके चलना है, तब जाके एक सोसाइटी जो है एक जिसको हम कहते हैं कि
एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें हर शख्स जो है अपने हिसाब से एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट। अभी हमने स्ट्रीट देखा, अभी मार्केट हम नहीं गए, अभी हम सड़क पर ही हैं। अब हम मार्केट की तरफ देखते हैं। अब हम अपना सिर थोड़ा ऊपर करेंगे तो मार्केट नजर आएगा। ठीक, सिटीज हैव सेवरल शॉप्स लाइक दैट ऑफ टॉयज, स्वीट्स, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, फ्लावर्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, मेडिकल क्लिनिक्स, गारमेंट शोरूम्स एटसेट्रा। जब आप अपनी नजरें उठाते हो तो वहां दुकानें नजर आती हैं, मार्केट नजर आता है। तो यहां पर खिलौने बेचे जाते हैं, यहां पर फुटवेयर होता है, बूट के दुकान होते हैं, बर्तनों के दुकान होते हैं, फूलों के दुकान होते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स के दुकान होते हैं जिसमें बिजली का सामान बेचा जाता है, मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं, यही दुकानें होती है ना। तो इसी तरह गारमेंट शॉप्स बहुत सारे होते हैं, इसमें कपड़े जो है बेचे जाते हैं। तो इस तरह की दुकानें हमें मार्केट में मिलती है। अब हम दुकानों की बात कर रहे हैं, अब हम स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे हैं। देयर आर सेवरल प्लेसेस दैट वर्क एज गवर्नमेंट, देयर आर सेवरल प्लेसेस that work as government offices providing services to the general public। इसके अलावा भी बहुत सारी और जगह होती है दुकानों के अलावा जहां पर गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं और वहां पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स काम करते हैं। ये भी वहां बाजारों में होता है। द मार्केट यूजुअली हैव ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक्स, कुरियर्स एंड अदर्स। इसके अलावा भी कुछ शॉप्स होते हैं जिनमें ऑफिसेज होते हैं। एक तो हमने गवर्नमेंट ऑफिस की बात की, इसके अलावा कंपनियों के ऑफिस वहां होते हैं। मुख्तलिफ शॉप्स की जो उनके गोडाउन्स के तौर पर भी बहुत सारे शॉप्स काम करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर शॉप्स भी वहां पर होती है। बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे बैंक हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल के दुकान हैं, या जो मोबाइल जो कंपनियां चलाते हैं उनकी दुकानें भी वहां होती है। वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो कोई चीज़ बेचते नहीं है वहां बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कुरियर सर्विस होती है वहां पर, इनकी भी दुकानें होती है वहां पर। तो ये मार्केट ओवरऑल इस तरह दिखता है। ठीक, बिजनेस एंड शोरूम। अब हम देखेंगे कि जो बड़ा बिजनेस जिसके लिए मार्केट जाना जाता है, बड़े बड़े वहां शोरूम्स होते हैं, तो ये किस तरह से होते हैं और किस तरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बिजनेसमैन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेसेस। बड़े बिजनेस टाइकून जो होते हैं वो अपना बिजनेस खुद संभालते हैं और बड़ा बिजनेस करते हैं। दे एम्प्लॉय सेवरल वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। अब वो सारा काम खुद नहीं करते हैं बल्कि उनके मुलाजिम होते हैं और उनके यहाँ बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं जो उनके काम को देखते हैं, या मददगार वहाँ होते हैं छोटे मोटे, वो उनका काम करते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन ए लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये उनकी दुकानें जो होती है, बिजनेसमैन की दुकानें जो होती है, ये लाइसेंस्ड दुकानें होती है। ये मार्केट के उसमें स्ट्रीट में नहीं पड़ा होता है बल्कि ये दुकान होती है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है या किसी का ये पर्सनल होता है। समझ रहे हैं? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो लाइसेंस टू डू द बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसकी लाइसेंस दे दी जाती है म्युनिसिपल, और बहुत सारी जगहें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी होती है, उन्हीं की दुकानें होती है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज इन द मार्केट। और मार्केट का सारा काम काज, रेट क्या होना चाहिए, किस तरह से दुकान में वो सारे के सारे जो उनका वेट्स एंड मेजरमेंट्स का सिस्टम, ये सारा देखना किनका काम होता है, कहाँ पर होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हमने पहले ही जो है अर्बन जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखी उसमें हमने पढ़ा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है। द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, उसके बाद आता है फैक्ट्री वर्कशॉप, जहां पर बड़ी फैक्ट्रीज होती है, कोई चीज़ें बनाई जाती है जो हमने गारमेंट्स लगाए हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, पेन, कॉपी, स्टेशनरी, ये हमारा हीटर यहाँ लगा हुआ है, ये बिजली का जो सामान यहाँ हम देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो घर में पाई जाती है, इनकी फैक्ट्रियाँ होती है इनकी। तो ये कहाँ पर होता है? द फैक्ट्री एरिया इज यूजुअली लोकेटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन सिटी। आम सिटी से थोड़ा सा ये बाहर की तरफ होता है क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द फैक्ट्री एरिया इज फुल ऑफ वर्कशॉप। यहां बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। देयर आर एंडलेस रोज ऑफ डिफरेंट मशीन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी मशीनें यहां हमें दिखेंगी और ये बड़ा एक सिस्टम होता है जहां पर मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती है। A large number of casual workers work here। यहां पर काम करने वाले लोग जो है कैजुअल वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर उसको कहते हैं जिसको उस वक्त काम पर बुलाया जाए जब एम्प्लॉई के पास काम होगा, और जो बार बार उसके पास काम करने के लिए वो काम उस काम की ताक में रहता है,
और वो कहता है कि सर मुझे फोन करना जब आपको काम हो, तो उसको कैजुअल वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन इंडिया देयर इज आगे चलकर मैं इस जो भी यहां पर हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन इसमें ग्लॉसरी पढ़ी है उसको आगे मैंने रखा है, दो चार बातें वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इन इंडिया देयर इज अ लार्ज वर्कफोर्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनीज एंड फैक्ट्रीज एज कैजुअल वर्कर्स। और इंडिया में बहुत बड़े तादाद में लोग इस कैजुअल वर्कर काम करते हैं, क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है इंडिया का। दे आर नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड, ये मैंने पहले ही कहा, ये परमानेंट एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। इनको आना होता उसी वक्त जिस वक्त इनको अपना एम्प्लॉयर जो है कॉल करे, उसको जरूरत होगी तो उनको बुलाता है। देयर अर्निंग इज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय देम। कमाते कितना है ये, क्योंकि हम इसी का लाइवलीहुड पढ़ते हैं। अब कमाते कितना है, उतना जितने काम करते हैं उसी हिसाब से कमाते हैं। They face a lot of issues in their work, like low wages. इनके काम करने में बहुत बड़े मसाइल हैं, और एक मसला तो यह है कि इनको कम तनख्वाहें मिलती है। हैवी वर्कलोड, काम इनसे ज्यादा लिया जाता है। पुअर अकोमोडेशन, जहां ये रहते हैं काम करते समय वो अच्छी जगह नहीं होती है जहां इनको बसाया जाता है, ठहराया जाता है। एंड लॉन्गर वर्किंग आवर्स, और दिन में जरूरत से ज्यादा इनको काम कराया जाता है, लंबे अरसे तक। समझ रहे हैं? तो ये कैजुअल लेबर्स की हालत है। A large number of people work here as daily wage laborers also. इसके अलावा एक और सेक्शन लेबर्स का, उनको डेली वेज लेबर्स कहते हैं। ऊपर हमने कैजुअल वर्कर्स कहा। कैजुअल वर्कर वो होता है जिसके पास थोड़ा बहुत स्किल होता है काम करने का, वो जानता है काम, तभी तो उसको एम्प्लॉयर बुलाता है, वरना उसको और भी काम करने के लिए मिलेगा। लेकिन उसको फैक्ट्री में काम करना होता है, वहां उसको पता होना चाहिए कि काम किस तरह से करना है, तो ये थोड़े बहुत स्किल्ड होते हैं। लेकिन एक और चीज होती है जिनको हम कहते हैं डेली वेज लेबर्स। ये तो आम मजदूर होते हैं, ये कोई काम नहीं जानते हैं नॉर्मली, इनको कोई वो नहीं होती। दीज पीपल डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्किल, कोई हुनर नहीं होता है इनके पास किसी खास काम के करने का। लिहाजा ये कौन सा काम करते हैं? दे आर रेडी टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क सच एज हेल्पिंग मेसन्स। कारीगर होता है, उसके साथ ये काम में लगता है, उसकी हेल्प करता है एट द कंस्ट्रक्शन साइट। और लोडिंग एंड अनलोडिंग ए ट्रक, इसमें कोई स्किल नहीं लगता है, बस इसमें भारी वजन उठाने की सलाहियत होनी चाहिए आदमी में। इसी तरह क्लीनिंग जॉब्स, सफाई, इसमें भी कोई खास स्किल नहीं लगता है। इसी तरह डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट, खोदना किसी कंस्ट्रक्शन साइट में, ये काम ये करते हैं। लिफ्ट लोड्स, बड़े वजन उठाते हैं। डिग पाइपलाइंस एंड टेलीफोन केबल्स, उनको बिछाने का काम करते हैं। आल्सो बिल्ड रोड्स, रोड लगाने, रोड को बिछाने का काम करते हैं। ये सारा काम ये लेबर का काम होता है। तो इनको हम कहते हैं क्या? इनको हम डेली वेज लेबर्स कहते हैं। यानी ये रोजाना आते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को किसी जगह फिर सर छुपाने के लिए बैठ जाते हैं या घर जाते हैं। उसके बाद आता है ऑफिस एरिया, जहां एम्प्लॉइज होते हैं। ये असल मेन चीज है जो शहर में होता है। ये लोग होते हैं, ये असल प्रॉपर जगह पर काम करते होते हैं। देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन द ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये वो लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अच्छे ओहदों पर, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। ये रेगुलर वर्कर होते हैं, परमानेंट होते हैं इनकी जॉब, ये फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में काम करते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, रोजाना हर जगह एक ही जगह पर ये आते हैं, हर जगह नहीं जाना पड़ता है इनको, जिस तरह डेली वेजर्स को जाना पड़ता है, कैजुअल लेबर्स को जाना पड़ता है। हालांकि कैजुअल वर्कर्स भी तकरीबन एक ही जगह की एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन एक ही जगह जाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं, लेकिन एक ही जगह जाते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, इनको पता होता है हमें काम क्या करना है, ये अपने काम में माहिर होते हैं। दे गेट ए रेगुलर सैलरी, और इनकी सैलरी होती है। और इस किताब में आपको अलग अलग लोगों की कहानियां देखने को मिलेंगी, और उसको हम जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि किन किन लोगों का हमने पढ़ा और वो काम क्या करते हैं। क्या वो एज वेंडर्स काम करते थे, रिक्शा पुलर थे, या कुछ और थे। तो उसको हमें देखने की, जो हम जब हम उनका कंट्रास्ट देखेंगे, आपस में उनका तजिया करेंगे, तो हमें पता चलेगा। They get a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much work.
सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहां की कि इनको परमानेंट जॉब होती है। अगर फैक्ट्री के पास काम भी नहीं होगा लेकिन ये परमानेंट मुलाजिम है, इसको नहीं कहा जाएगा आप घर जाओ, ये कैजुअल वर्कर नहीं है। These are the permanent workers with the company or regular government employees working in different government offices. ये तो या तो मुलाजिम होते हैं फैक्ट्रियों के या मुलाजिम होते हैं गवर्नमेंट के, जो हमेशा अपने काम, अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में आते रहते हैं। दे ड्रा रेगुलर मंथली सैलरी इनको मिलती है, महीने भर की तनख्वाह इनको मिलती है। दे गेट वीक ऑफ, फिर एंड में उनको वीक ऑफ मिलता है जिसको हम वीकेंड भी कहते हैं, यानी सैटरडे 4 बजे के बाद मंडे की सुबह 10 बजे तक इनको छुट्टी मिलती है। हम तो कहते हैं संडे छुट्टी है, लेकिन छुट्टी कब से कहां होती है? सैटरडे 4 बजे से या 5 बजे से मंडे 9 बजे या 10 बजे तक छुट्टी होती है, उसको वीकेंड असल में कहते हैं। क्या कहते हैं? वीकेंड कहते हैं। यानी लंबा छुट्टी का ये अरसा होता है, तकरीबन ये काफी घंटे होते हैं। और इसके अलावा नेशनल हॉलीडेज इनको मिलती है अपार्ट फ्रॉम एनुअल लीव्स। इसके अलावा कैजुअल लीव, एनुअल लीव इसको मिलता है, 10-15 लीव वो भी होती है, और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। खुदा ना खास्ते इनको कोई अपनी वर्किंग आवर्स में या इसके अलावा भी अगर कहीं पर कोई मसला हो तो बीमार पड़ जाए, इनका कंपनी इलाज करती है या इनका गवर्नमेंट इलाज करता है, समझ रहे हैं? तो हर तरह की फैसिलिटी इनको मिलती है। क्लियर? और लोग असल में शहरों में काम करने के लिए इसी गर्ज से जाते हैं, इस तरह का काम करने के लिए, या कोई अच्छा सा बिजनेस, अपना बिजनेस करने के लिए। आम तरह से जो लोग वहां जाते हैं, बाकी जितने भी लोग वहां होते हैं वो मजबूरी का काम करते हैं वहां पर, ये बात आप दिमाग में रखिए। उसके बाद एक और खास काम इस वक्त रुझान है, खासकर इंडिया में, जिनको हम कॉल सेंटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट आर दे? वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज। बड़े शहरों में ये कॉल सेंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये नया तरीका है काम करने का। कॉल सेंटर इज ए सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज्ड एंड सर्विसेज यूज्ड लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एटसेट्रा। आज हम बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी डील्स करते हैं, दिन में बहुत सारी परचेजिंग होती है, बहुत सारे हम जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है सर्विस अवेलेबल या सर्विस अवेल करते हैं। तो ये सारे के सारे काम क्या मेरे मन के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है, मैं किसको बताऊं? मिसाल के तौर पर मैंने एक शूज जो है किसी कंपनी का खरीदा, या मैंने लैपटॉप ली, अब 4 दिन के बाद ये ठीक तरह से नहीं चलता है, मेरा इसमें क्या कसूर है? कंपनी का फॉल्ट है, मैं कहां जाऊं इसको ढूंढने के लिए? तो उसके लिए कंपनी का एक कस्टमर केयर होता है, हम उसको कॉल करते हैं, हम कहते हैं भाई हमने ये लिया था तो इसमें वारंटी है या इसमें गारंटी है, तो आप इस पर मेरे साथ बात करें। तो वो हमारे सवालात का जवाब देते हैं। कंपनी का मिसाल के तौर पर अब हमारा जो आईफोन है, तो आईफोन के मालिक से तो मैं बात नहीं करूंगा, अब मैं कहां करूंगा फोन? कस्टमर केयर को मैं फोन करूंगा। तो वो कस्टमर केयर बैठते कहां है? कॉल सेंटर्स पर बैठते हैं, समझ रहे हैं? तो वहां पर वो काम करते हैं और यही चीज देखते हैं कि जो खरीदारी लोग करते हैं क्या वो सेटिस्फाइड है, उनको कोई शिकायत तो नहीं है, और आगे चलकर हम इस शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह का एक जॉब किया जाता है आज। और इसमें मिसाल के तौर पर आपने टिकट बुक की, आपको यूरोप के टूर पर जाना है, तो आपने टिकट बुक की है और अब आपको इसकी कंफर्मेशन चाहिए कि ये टिकट कब कंफर्म होगी। तो अब टिकट की कंफर्मेशन के लिए आप किससे बात करेंगे? तो उसके लिए भी कॉल सेंटर आपको फ़ोन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कस्टमर केयर होता है, तो वो आपकी कॉल लेता है, तो आपको सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये इस तरह का काम होता है, समझ रहे हैं? और ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम होता है आजकल इस शहरों में। Call centers are generally set up as large rooms with work stations that include a computer, यहाँ पर होता है नासब, इसमें इंटरनेट का कनेक्शन होता है, टेलीफोन सेट होता है, एंड सुपरवाइजर्स स्टेशंस। और इस तरह के कुछ वहाँ जो इनको सुपरवाइज करते हैं काम करने वालों को, वहाँ कॉल लेने वालों को या कस्टमर केयर्स को, ऊपर उनके सुपरवाइजर्स भी बैठे होते हैं जो सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इस तरह का कॉल सेंटर होता है। यहाँ पर आपने इसमें फ़ोटो भी देखी होगी। इसमें India has become a major center not only for Indian companies but also foreign companies. और यहां पर एक और चीज जनरेट हो गई इससे जॉब, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग इस तरह का काम जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी आम तौर पर बोलते हैं। इंडिया या जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें अंग्रेजी लोग सीखते हैं।
इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। और जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ अंग्रेज़ी जो है मेन चीज़ इस्तेमाल होती है बिजनेस में, तो बिजनेस डील्स में वहाँ अंग्रेज़ी इस्तेमाल होता है और उनको यहाँ पर भी कस्टमर्स उनके होते हैं। अब अगर वो वहाँ के किसी शख्स को कॉल सेंटर के लिए काम पर लगाएं तो उनको डॉलर में पे करना पड़ता है, समझ रहे हैं, और वो उनके लिए महंगा हो जाता है। लेकिन अगर वो यहां का एम्प्लॉय लगाए, एक तो वो अंग्रेजी भी बोलता है अच्छी तरह से, लोकली उसको पता भी होता है मुझे सेटिस्फाई कस्टमर को कैसे करना है, और तीसरी बात वो कम वेजेस पर भी काम करता है, उसको इंडियन करेंसी में पैसा चाहिए। तो इसका मतलब है अगर बाहर वाला $50 में काम करेगा, इंडिया वाला वही काम $500 यानी $5 में करेगा। बात समझ रहे हैं कितना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। लिहाजा बाहर से आने वाली बहुत सारी कंपनीज जो है, खासकर यूरोप से या बड़े बड़े जो दुनिया के जो इस वक्त बिजनेस में फॉरवर्ड मुल्क है, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग हैं, जापान से आते हैं, चाइना से आते हैं, रशिया से आते हैं, ये बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके कॉल सेंटर्स भी यहां पर है। They set up call centers here as they can get people who can speak English and will work for lower wages। यही मैंने आपको बात बताई कि एक तो वो अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरी बात वो कम तनख्वाहों पर काम कर। यहां कम तनख्वाह से मुराद ये नहीं कि वो यहां कम तनख्वाह लेते हैं, उनके अपने हिसाब से वो यहां कम तनख्वाह लेते हैं, समझ रहे हैं। A number of people work in them as customer care agents। से मैंने पहले ही कहा कि कस्टमर केयर एजेंट्स के तौर पर वो काम ज़्यादा वहाँ करते हैं। अब कुछ हमने यहाँ इसमें बातें पढ़ी जो एज ग्लॉसरी आपको याद रखनी है। वेंडर, इसमें एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, वेंडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कंपनीज और कंज्यूमर्स। ये वेंडर कौन होता है? ये कंपनी का रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो लोगों को या तो सर्विस देता है या फिर उनको चीज़ें, किसी कंपनी की चीज़ें बेचता है। तो ये कंपनी और उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, लोगों के बीच में। मोस्ट ऑफ द वेंडर्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। इनका परमानेंट शॉप नहीं होता है। दे यूजुअली यूज फुटपाथ्स एंड रोड्स एंड क्रिएट ए न्यूसेंस बाय ब्लॉकिंग फुटपाथ्स एंड रोड्स। इसका हमने देखा कि ये अक्सर बेशतर फुटपाथ पर ये वेंडर होता है, कंपनी से इसका रिश्ता होता है, लेकिन ये काम करता है स्ट्रीट फुटपाथ पर। क्लियर? इसी तरह हॉकर होता है। वो कौन होता है? इन सिटीज वी फाइंड अ गुड नंबर ऑफ पीपल सेलिंग थिंग्स बाय इंसिस्टिंग पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग जबरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें, तो इनको हॉकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हॉकर्स। दे आल्सो गो फ्रॉम प्लेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ये गांव भी जाते हैं, इनको भी हॉकर्स ही कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं सेल्स पर्सन। ये कौन होते हैं? ये मर्द भी होती हैं, औरतें भी होती हैं। सेल्स पर्सन सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर ए कंपनी एंड रिप्रेजेंट देयर ब्रांड। ये किसी खास कंपनी के उसको ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी चीज़ों को बेचते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको सेल्स पर्सन कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये डील करते हैं और शॉपकीपर्स को चीज़ें बेचते हैं, वहाँ से उनको पेमेंट्स लेनी पड़ती है, ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं और फिर अपनी कंपनी में उनका माल बेचते हैं और पैसा उनको देते हैं। समझ रहे हैं? ये इस तरह का काम होता है। उसके बाद आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स डू नॉट सेल एनी गुड्स। इनके पास कोई चीज़ बेचने की नहीं, कथा ही कनन होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स लाइक इंटरनेट सर्विस, कथ कनन। इसी तरह कोरियर सर्विस, हथस याद पार्सल अच्छी पहुँच निवन मगर अन्नस निवन सर्विस तो देता है ना। ओके। और केबल नेटवर्क, कथा ही कनन लेकिन केबल लगानी पड़ती है, थोड़ा बहुत काम भी होता है इनका। इसी तरह हेल्थ केयर वाले जो है वो भी यही काम करते हैं। बस समझ आई बात? तो अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन इसमें हम सारी रेफरेंसेस जो भी हमने बुक में असल में पढ़नी, मैंने इसका क्रैक्स बताया, पूरे चैप्टर का क्रैक्स बताया। हमने किसी भी चीज को जो यहां पर डिस्कस हुई है, मतलब साइड लाइनर्स में, उसको हमने डिस्कस नहीं किया। अब हम इसको क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक तो मेन चीज तो आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चंस पढ़ के और सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। रीड and discuss the following description of the living conditions of workers who come to labor choke। अब इसमें बुक में हमने पढ़ा कि लेबर चौक में आने वाले लोगों का मसला क्या होता है, वो किस तरह से काम करते हैं। मोस्ट वर्कर्स दैट वी फाइंड आउट इन द लेबर चौक कैन नॉट अफोर्ड परमानेंट अकोमोडेशन एंड सो स्लीप ऑन पेवमेंट्स नियर द चौक और दे पे ₹6 a night for a bed at a nearby night shelter run by the municipal corporation to compromise for the lack of security. Local tea and cigarette shops function as banks, money lenders and safety lockers are rolled into one.
Most workers leave their tools at their shops for the night for safekeeping and pass on any extra money to them. The shopkeeper keeps the money safely and also offer loans to laborers in need. अब यहाँ पर हमने वो सिचुएशन देखी कि बाहर से आने वाले लोग किस तरह से इस फुटपाथ पर किस तरह से काम करते हैं और उसके बाद उनका वहां क्या हाल होता है और किस तरह से वो अपना सारा डिपेंड करते हैं उस चाय वाले के साथ जिसकी दुकान वहां साइड में होती है और या कोई शॉपकीपर वहां होता है। तो किस तरह से वो अपना सारा काम जो दिन भर उन्होंने किया होता है वो अपना सारा माल मता उसके हवाले फिर करते हैं, मजबूर होते हैं इसके लिए। रात को उन्हें स्ट्रीट पर सोना है तो अब उन्होंने दिन में कोई पैसा कमाया, शाम को कहाँ सेफ रखेंगे, उसी दुकानदार पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये आम तौर पर इनके साथ होता है। तो अब इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, दीज लेबर्स आर लेबर चौक आर डेली वेजर्स। अब हमें बताना है कौन लोग हैं, ये डेली वेजर है। ये दिन में आते हैं, काम काज करते हैं और खाना शाना जो भी होता है उसी साइड में उस होटल वाले से खाते हैं, उसके साथ अच्छी तरह से यारी करते हैं एक तरह की। तो फिर वो उनका बैंक भी बनता है, वो इनका लॉकर भी बनता है, चीज़ों की हिफाजत करने वाला भी, पुलिस वाला भी उनका बनता है, समझ रहे हैं। तो हर चीज़ वो उनका बनता है। दे कैन नॉट अफोर्ड परमानेंट अकोमोडेशन सो दे स्लीप ऑन पेवमेंट्स नियर द चौक। तो ये इनके पास कोई परमानेंट जगह नहीं होती है रहने की, इनको वहाँ ही चौक में ही सोना पड़ता है, हर चीज़ वहीं करनी पड़ती है। तो शॉपकीपर्स वर्क एज बैंक्स फॉर देम। जो वहाँ शॉपकीपर होता है वो उनके लिए बैंक का काम करता है। जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वहाँ जाते हैं, उससे लेते हैं। हाँ, मैंने कल आपके पास 500 दिए थे तो 100 रुपये उसमें से दे दीजिए। तो जैसे हम बैंक में रखते हैं फिर ATM लेके निकालते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह ये काम करते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, क्योंकि इनकी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती है। कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन दिन में वो कितनी मरतबा जाएंगे बैंक, तो लिहाजा वो जुगाड़ करते हैं। ये एक तरह का जुगाड़ होता है, बैंकिंग जुगाड़। और दे आल्सो कीप देयर टूल्स फॉर नाइट फॉर स्लीपिंग बिकॉज देयर आर नो शेल्टर हाउसेज फॉर देम। अब रहने की जगह उनके पास नहीं है तो अपना वो दिन भर का सामान भी वहीं पर रख देते हैं। लिहाजा इस वजह से भी उनके ऊपर एतमाद होती है। देयर डेली अर्निंग इज नॉट श्योर सो देयर इकोनॉमिक पोजीशन इज अनबैलेंस्ड। अब दिन में कितना कमाएंगे उनको पता नहीं होता है, लिहाजा उनकी जो इक्तिसादी हालत होती है वो बिल्कुल जिसको हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड नहीं होती है, इसमें तवाज़ुन नहीं रहता है। कभी कम कमाते हैं, कभी ज़्यादा कमाते हैं, कभी फाके ही बेचारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट। अब जो बुक में हमने पढ़ा कि ये 4 लोगों की बातें हैं, 4 लोग हैं इसमें। एक है बच्चू मांझी और दूसरा है हरप्रीत वंदना, फिर है निर्मला, फिर है सुधा। अब काम कहां पर करते हैं ये लोगों के नाम है। प्लेस ऑफ वर्क, शहर की हम बात करेंगे। ये रोड पर, बच्चू जो है रोड पर काम करता है, हरप्रीत जो है शोरूम में काम करता है, निर्मला जो है गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, सुधा जो है कंपनी में काम करती है। अब अर्निंग देखेंगे कौन क्या कमाता है। तो बच्चू जो है ये 100 रुपए डेली कमाता है। ये 2004 की बात है, हाँ, तो ये उस हिसाब से है। हरप्रीत जो है इसकी अच्छी है, मतलब पता नहीं है लेकिन ठीक है, हाँ। और निर्मला जो है 80 रुपए दिन में कमाती है। और उसके बाद आती है सुधा, ये 30,000 पर मंथ कमाती है, यानी लगभग 1,000 रुपए दिन में, ठीक। अब सिक्योरिटी ऑफ वर्क, जहां वो काम करती है तो क्या सिक्योरिटी है, उनके काम की कोई सिक्योरिटी है, पहले की नहीं है। दूसरा, शोरूम में करता है तो इसकी कमाई में है, थोड़ी बहुत है। जो 80 रुपए दिन में कमाती है, गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है एज कैजुअल लेबर, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी काम है कभी नहीं है। और जो जॉब करता है, परमानेंट जॉब, जो सुधा है, तो इसकी परमानेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी है, इसको कोई निकालेगा नहीं। इसके बाद आता है इसका एक और बेनिफिट रिसीवर्ड, इसको फायदे क्या हासिल होते हैं। पहले को तो कोई बेनिफिट नहीं आता है, दूसरे को कार, फ्लैट, सब चीज वो खरीद सकता है क्योंकि कमाई अच्छी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा अर्निंग ऑन ओवर टाइम जॉब इसको मिलता है क्योंकि ये कैजुअल लेबर है, अगर वहां एक्स्ट्रा जॉब होगा तो एक्स्ट्रा काम मिलेगा। लेकिन जो लास्ट वाला है इसको हॉलिडे भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, तनख्वाह भी मिलती है, सब चीज मौजे ही मौजे हैं। तो इस वजह से ज्यादा लोग ये काम करते हैं, ठीक है। और पहले वाला वर्क ऑन देयर ओन, खुद काम करता है, दूसरा भी खुद काम करता है, तीसरा एम्प्लॉयड है,
कुछ देर के लिए ही सही, कैजुअल लेबर ही सही, लेकिन ये काम करता है, वर्किंग प्लेस इसकी है, ये एम्प्लॉयड है। और लास्ट वाला जो है मुलाजिम है, ये भी एम्प्लॉयड है। बात समझ आई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम ए कैजुअल जॉब? कैजुअल जॉब परमानेंट जॉब से किस तरह डिफरेंट है? तो डिफरेंट ही डिफरेंट है। लेट अस सी। इन ए परमानेंट एंड रेगुलर जॉब एन एम्प्लॉय गेट्स ए रेगुलर सैलरी एवरी मंथ। परमानेंट जॉब में मसला यह होता है कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी। ए रेगुलर जॉब हैज अदर बेनिफिट सच एज सेविंग फॉर ओल्ड एज। बुढ़ापे के लिए उसके पास सेविंग होती है, हॉलीडेज मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है फॉर वन इज फैमिली, अपनी और घर वालों की भी, एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ जॉब इज ऑल्सो सिक्योर। ये जॉब सिक्योर होता है, जॉब सिक्योरिटी यहां होती है। ऑन द अदर हैंड कैजुअल वर्कर्स अवेल नो जॉब सिक्योरिटी एंड नो जॉब बेनिफिट्स। कैजुअल लेबर के पास ये नहीं होता है, काम करेगा तो खाएगा, वरना उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलॉन्ग विथ हर सैलरी? सुधा को हमने अभी ऊपर पढ़ा, उसमें कॉलम में 30,000 की सैलरी मिलती है। अब उसको क्या फायदा है? अपार्ट फ्रॉम हर सैलरी सुधा विल गेट जीपी फंड। अब उसको ये भी मिलेगा, एंड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। उसको पेंशन भी मिलेगी, रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद बैठ के मिलेगा, जितने साल काम किया है उतने साल की पेंशन मिलेगी। जीपी फंड सेविंग्स, अच्छा, शी आल्सो गेट्स, और उसके अलावा शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन हर जीपी फंड। जो वो जीपी फंड छोड़ती है उस पर भी उसको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी, उसका भी फायदा होगा। गवर्नमेंट उसका जीपी फंड तो सैलरी से काटती, लेकिन उस पर फायदा देता है। ठीक। शी ऑल्सो गेट्स ऑफ ऑन संडेज, संडे छुट्टी रहती है, एंड नेशनल हॉलीडेज पर भी छुट्टी रहती है। इन केस ऑफ एनी इलनेस शी हैज अ मेडिकल ट्रीटमेंट सिक्योरिटी। ये हमने ऊपर सारा पढ़ा, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलता है, सिर्फ खुद का ही नहीं, उसकी फैमिली को भी मिलेगा। Fill in the blanks, fill in the following table to show the service provided by people in market which you visit frequently. अब आप किस किस के दुकान पर जाते हैं और वहां क्या खरीदते हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। हम तो हाइपोथेटिकल नहीं बनाएंगे, जो हम जहां हम जाते हैं मैंने उन्हीं के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द शॉप और ऑफिस, कहां जाते हैं, नेचर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, वहां हमें मिलता क्या है। परवेज जनरल स्टोर के पास हम किराना लाते हैं, सही है ना। और उसके बाद घनी पोल्ट्री से हम चिकन और एग खरीदते हैं, घनी पोल्ट्री से चिकन और एग खरीदते हैं मीर बाजार से, ठीक है। पैसिफिक सर्विस स्टेशन से कार रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ब्लू बेल से हम गारमेंट्स खरीदते हैं रेडीमेड, ये अनंतनाग में है। मीर टेलीकॉम से मोबाइल फोन उसका रिचार्ज करवाते हैं। तो ये हम काम करवाते हैं, या जो बाजार जाते हैं तो वहां पर जो हमें सर्विस मिलती है। क्लियर? तो थैंक्स अ लॉट। 40 मिनट का हो गया आज भी, तो इसके साथ ही ये क्लोज हो गई ये बुक। तो थैंक्स।